नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टेट को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। चाहे हम उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, या फिर यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद आपकी कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है, क्या आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, यूपी टेट की क्या उपयोगिता होती है, यूपी टेट आपसे क्यों लिया जाता है, और आउटसाइडर अभ्यर्थी है, मतलब जो उत्तर प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी, वो क्या यूपी टेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया, अगर वो क्वालिफाई करते तो भविष्य में जो उत्तर प्रदेश में उन्हें परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, उसमें वो अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। तो इस तरह के हज़ारों सवाल आपके मन में चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यूपी टेट से संबंधित, चाहे हम पेपर 1 की बात करें या फिर पेपर 2 की बात करें, A to Z में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बिल्कुल फुल A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बार बार गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, बार बार यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं होगी यूपी टेट से संबंधित जानकारी के लिए। बस आप इसे एक मात्र से एक वीडियो को देख लीजिए। यूपी टेट से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी मात्र से एक वीडियो में। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किप करके देखोगे तो दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी आपसे, फिर वही जो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ बात, वही आप मुझे कमेंट करके पूछोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो जब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानकारी मिल जाएगी आपको यूपी टेट से संबंधित, जो भी आपकी अभी एग्जाम होने वाला है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि उसके ऑनलाइन फॉर्म आपको कब तक देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, और उसका एग्जाम आपसे कब तक लिया जा सकता है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यूपी टेट से संबंधित और भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो और भी इस चैनल पर आएंगी धीरे धीरे। तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक, अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक में भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं, यूपी टेट से संबंधित मैं आपको जितनी भी जानकारी देने वाला हूं, जो वर्तमान समय में जो नियम है ना उसके अकॉर्डिंग दूंगा। बाकी भविष्य में अगर नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो दोस्तों उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ परिवर्तन किया जाएगा। बाकी छोटे मोटे जो परिवर्तन किए जा सकते हैं तो उसके बारे में तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा कर ही लेंगे। बाकी हमें अभी तक यूपी टेट 2020 का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पब्लिश होने से पहले मैं भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको यूपी टेट से संबंधित संपूर्ण जानकारी बिल्कुल डिटेल के साथ मिल पाए। तो दोस्तों जब हम यूपी टेट की बात करते हैं तो यूपी टेट आपका यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, और आप शिक्षक के रूप में कितने योग्य हैं तो उसका अवलोकन आपका यूपी टेट के एग्जाम के माध्यम से किया जाता है। इसमें 2 चरण में आपका एग्जाम होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी लेवल के लिए होता है, जिसमें अगर पहली से 5वीं कक्षा तक के आप शिक्षक बनते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है। और जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है। उसमें यदि आप 6ठी से लेकर 8वीं तक क्लास के अगर शिक्षक बनते हैं तो उसमें आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता है। और अगर आप चाहे पेपर 1 की बात करें फिर पेपर 2 की बात करें, अगर आप यूपी टेट के इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो जो आपकी जॉब लगेगी वो केवल दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही लगेगी। मतलब उत्तर प्रदेश यानी स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो भी आपको टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, अगर आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यूपी टेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बाहर अगर जो भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिले, चाहे हम किसी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें या फिर किसी भी राज्य की बात करें, उसमें आपका यूपी टेट काम नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं आपको यूपी टेट क्वालिफाई करने के लिए, आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के लिए यूपी टेट दे सकते हैं। बाकी आपका सीटेट भी पूरा वही काम करता है जो यूपी टेट करता है। जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है वो भी यूपी में जो भी टीचिंग रिक्रूटमेंट निकलते हैं उसमें एलिजिबल होते हैं। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि भाई जिन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है उन्हें ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। जितनी यूपी टेट की वैल्यू है उत्तर प्रदेश में, उतनी ही सीटेट की भी वैल्यू है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अगर आप अपने सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप यूपी टेट को भी क्वालिफाई करें। बाकी आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के लिए कितनी भी परीक्षाएं दे सकते हैं, तो ये तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी क्वालिफाई करते हैं, फिर दोनों भी क्वालिफाई करते हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आपकी नौकरी लग गई, ठीक है। यूपी टेट क्वालिफाई करना बस इतना होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई टीचिंग रिक्रूटमेंट निकलेगी, उसके लिए आप एलिजिबल है। आप अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करिए, जैसे आपने डिप्लोमा या डिग्री करी होगी ना शिक्षा के क्षेत्र में, डाइट, जीबीटी, बीटीसी या फिर बीएड, तो ऐसे आपका यूपी टेट होता है। बस आप योग्य होते हैं उस टीचिंग रिक्रूटमेंट को भरने के लिए, उस टीचिंग रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए, तो बस इतना ही होता है यूपी टेट का काम। ये सुपर टेट नहीं है, सुपर टेट अलग होता है। बाकी इस पर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी जो यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट में क्या फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है ना दोस्तों, सारे के सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा।
अब बात करते हैं यूपी टेट की एलिजिबिलिटी की। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आपका पेपर 1 होता है, ठीक है, और एक आपका पेपर 2 होता है। अब पेपर 1 की जब बात करते हैं, फिर पेपर 2 की बात करते हैं, तो दोनों में ही ध्यान से सुनना, ठीक है, दोनों में जिन अभ्यर्थियों ने शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है, जिसे उत्तर प्रदेश में बीटीसी के नाम से जाना जाता है, बाकी काफ़ी जगह उन्हें डाइट, जेबीटी इत्यादि भी बोला जाता है, ठीक है, और या फिर आपने शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त कर रखी है जिसे आप बीएड बोलते हैं। तो दोनों ही तरह के अभ्यर्थी, चाहे आपने शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आपने शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री प्राप्त कर रखी है, दोनों ही अभ्यर्थी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है तो भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ साथ अगर आपने 4 वर्षीय वो कर रखा है, आज जिसे बोलते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो अगर ये 4 वर्षीय आपने डिग्री प्राप्त कर रखी है शिक्षा के क्षेत्र में, तो भी आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। अब पेपर 1 का क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, अब इसमें ये होता है, एक तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो अपनी कंप्लीट, ठीक है, स्नातक आपने कंप्लीट कर रखी हो, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। बीटीसी में लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने डाइट, जेबीटी इत्यादि कर रखा है तो आप उसे बीटीसी मान के चलना, ठीक है, क्योंकि मैं डिप्लोमे की बात कर रहा हूँ यहाँ, और चाहे स्पेशल एजुकेशन में तो भी कोई नहीं है, ठीक है, तो सारी एक ही बात है, ग्रेजुएशन प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपसे ग्रेजुएशन में किसी भी तरह की, किसी भी रूप में परसेंटेज की डिमांड नहीं की गई है, ठीक है, तो सेम इसके साथ भी ऐसा ही है। तो दोस्तों इसमें तो ग्रेजुएशन आपकी इसमें ही हो जाती है, ठीक है, 4 साल की होती है ना, 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 1 साल की बीएड होती है इसमें, तो इसमें तो ग्रेजुएशन का कोई रोल ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने ये कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, तो इसमें क्या होता है, आपकी 12th क्लास में ना, 12th क्लास में आपके होने चाहिए 50% मार्क्स, ये आपसे डिमांड की जाती है अगर आपने 4 वर्षीय का रखा है। बाकी बीटीसी का रखी है आपने या फिर डिप्लोमा का रखा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ग्रेजुएशन में किसी भी तरह की परसेंटेज की डिमांड आपसे नहीं की जाती, ठीक है। अब ये दोनों रूल दोस्तों यहाँ भी लग जाते हैं पेपर 2 में भी, ठीक है, अभी मैं बीएड वालों को बताऊंगा, तो ये दोनों रूल इसमें भी हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपने अगर 4 वर्षीय का रखा है तो भी आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएलएड होनी चाहिए, और सेम यही चलेगा, ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी का रखे तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है। अब बात करते हैं दोस्तों जब हम बीएड वाले अभ्यर्थियों की, तो जैसे बीटीसी वाले अभ्यर्थी जिन्होंने डिप्लोमा का रखा है वो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं, ऐसे बीएड वाले भी दोनों पेपरों के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बीएड में क्या है दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन तो होगी उसके बाद तो आप बीएड करोगे, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो डिप्लोमा होता है, अब जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उसमें जो बीटीसी की अगर आप डिप्लोमा करोगे तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली में जाओगे या फिर और कहीं जाओगे, केवीएस वगैरह की रिक्रूटमेंट आप देखते होंगे पीआरटी के लिए, तो ये 12th के बाद ही हो जाता है आपका डिप्लोमा, ठीक है। अगर आपको बीएड करनी होती है तो उसमें आपकी ग्रेजुएशन की जरूरत होती है, लेकिन यूपी का केस अलग होता है, यूपी केस में ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीटीसी करोगे। अगर आपने उत्तर प्रदेश से बाहर से कहीं कर रखा है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने 12th के बाद ही कर लिया था, और जैसे दिल्ली से अगर आप डाइट करते हो उसका बिल्कुल सेम वैल्यू होती है बीटीसी जितनी, उसे दिल्ली में डाइट बोलते हैं। अगर दिल्ली से आप डाइट करते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन 12th के बाद तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप यूपी टेट को देना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अब ये बात अलग है, आपने डिप्लोमा करने से पहले ग्रेजुएशन करिए, डिप्लोमा करने के बाद ग्रेजुएशन करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। अब जब हम बीएड की बात करते हैं तो बीएड में ग्रेजुएशन तो आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद बीएड करोगे, उसके बाद आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है, यहाँ पर ना परसेंटेज की डिमांड की गई है आपसे ग्रेजुएशन में, आपके पास आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी को छूट मिल जाएगी 5% की, जिसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे, और सेम यही नियम यहाँ चलेगा, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ, बीएड तो आपके पास ग्रेजुएशन होगी जब भी आप करोगे। अगर आपने ये 4 वर्षीय डिग्री प्राप्त कर रखी है शिक्षा के क्षेत्र में तो आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं दोस्तों अपेयरिंग स्टूडेंट के बारे में, जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर में, अभी जो फाइनल ईयर में, ठीक है, अभी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है या फिर डिप्लोमा उनका कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या यूपी टेट में एलिजिबल है, नहीं है। तो देखिए आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है, अगर आपने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, पहली बात तो ये जिन्होंने अपनी डिग्री क्वालिफाई कर ली है तो निश्चित रूप से एलिजिबल है, ठीक है, उन्हें तो सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपेयरिंग स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ।
अगर आपने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया या फिर आपने अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है आपका और जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप दोस्तों अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर आप फाइनल ईयर में, तो निश्चित रूप से आप यूपी टेट है जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर में, चाहे सेकंड ईयर बोल लो, अगर आपका सेमेस्टर में चलता है तो आप थर्ड सेमेस्टर मान के चल सकते हैं, तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। रिजल्ट ही होता है दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए जो आपको इंटरनेट के माध्यम से आपके मार्क्स पता चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए आपके फर्स्ट ईयर का या फिर आपके सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, उस रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही आपको माना जाएगा कि आप थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। बाद में आपने अभी सेकंड ईयर की फीस भरी है नहीं भरी, आपने एडमिशन नहीं है वो बात अलग है। आपका सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर और या फिर सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद ही आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हो। रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए? जब भी आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उस नोटिफिकेशन में जो यूपी टेट में आवेदन करने की लास्ट डेट होगी ना, उस लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे हम सेकंड सेमेस्टर की बात करें या फिर हम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बात करें। ठीक है, और ये किन का आना चाहिए? ये आना चाहिए दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य बात है, जो आप शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे बीटीसी, डाइट, जेबीटी इत्यादि कर रहे हैं ना आप, तो उनका या फिर बीएड, ठीक है, तो उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ आपको, सेकंड ईयर में आप प्रवेश कर जाने चाहिए। आपने ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा मैं, अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप तो दोस्तों हो नहीं, ग्रेजुएशन तो आपकी कंप्लीट ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यूपी में बीटीसी कब होती है? ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो ग्रेजुएशन के बाद ही बीटीसी करते हैं। बीएड वाले केस में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बीएड तो कहीं भी देख लो आप ग्रेजुएशन के बाद यहाँ बीएड करोगे, लेकिन जिन्होंने दिल्ली वगैरह से कर रखे हैं और कहीं से कर रखे हैं जहाँ पर 12th के बाद ही हो जाता है, अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो दोस्तों आप एलिजिबल नहीं हो। ग्रेजुएशन तो आपकी निश्चित रूप से कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन जो आप शिक्षा के क्षेत्र में 1 वर्षीय 2 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं, आप तो खैर 2 ही वर्षीय होते हैं, 1 वर्षीय तो कहीं बचा नहीं है। ठीक है, तो उसमें अपेयरिंग स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी भी पूछ रहे थे कि सर हमारी बैक आ रखी है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ रखी है, फिर फर्स्ट ईयर में बैक आ रखी है, तो उनका क्या है? तो देखिए, बैक आ रखी है नहीं आ रखी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप सेकंड ईयर में होने चाहिए, आप एक्स स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। अगर आप एक्स स्टूडेंट है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। एक्स स्टूडेंट से मेरा तात्पर्य दोस्तों कि कुछ बार ऐसा होता है ना कि कुछ अभ्यर्थी कोई सा भी एग्जाम नहीं देते, चाहे फर्स्ट मान के चलो सेमेस्टर में चल रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 एग्जाम हो, सेकंड सेमेस्टर में 4 एग्जाम, 4 के 8 एग्जाम नहीं दिए, तो कुछ यूनिवर्सिटी तो उन्हें थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर देती है, शायद से कर देती हो, लेकिन जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती है, उन्हें एक्स कर देती है। मतलब पहले उन्हें अपना फर्स्ट ईयर या फिर जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सेकेंड ईयर में जाएंगे। कुछ केस में क्या होता है दोस्तों, बैक आ जाती है। मान के चलो टोटल 8 सब्जेक्ट है, 8 में से 6 आपने पास कर लिए और 2 में आपकी बैक है, तो इस केस में आपको थर्ड सेमेस्टर में भेज दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर या फिर सेकंड ईयर में भेज दिया गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स स्टूडेंट है, आप उसी ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हो भी, अभी आपको थर्ड ईयर में नहीं भेजा, सेकंड ईयर में नहीं भेजा गया या फिर थर्ड सेमेस्टर में नहीं भेजा गया, तो भी आप दोस्तों यूपी टेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है मेरा, या तो आप दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में हो, अगर आपका सेमेस्टर प्रणाली से अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम करा रही है, या फिर आप सेकंड ईयर में होने चाहिए। ठीक है, सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो, इस केस में आप दोस्तों अपेयरिंग स्टूडेंट को माना जाएगा इसमें। और ये किस में है दोस्तों, जो आपने बीएड या फिर जो कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कोई अपेयरिंग का रोल नहीं है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, तो दोनों की मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। निश्चित रूप से आप दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको सिलेबस के विषय में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊं कि भाई कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से आपको स्मार्ट टीचिंग करनी है, तो इस पर तो एक अलग वीडियो आएगी। बाकी मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में आपको ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट से देख रहे हो तो इस वीडियो का एक बार फिर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पर शायद आपको सिलेबस की जो बिल्कुल डिटेल में वीडियो है वो भी देखने को मिल जाए। अब सिलेबस दोस्तों दोनों का अलग है, यूपी टेट पेपर 1 का भी सिलेबस अलग मिलेगा आपको, और यूपी टेट पेपर 2 का भी आपको सिलेबस अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है और जो क्वालिफाई करने के लिए जो आपको मार्क्स चाहिए वो बिल्कुल आपके सेम के सेम है। और बिल्कुल दोस्तों वही सिलेबस है जो आपको सी टेट में देखने को मिलता है, फिर जो मैक्सिमम टेट परीक्षाओं में देखने को मिलता है। पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, इसमें वही आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें से पहला होगा आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। दूसरा होगा आपका EVS,
पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडीज़, और तीसरा होगा आपका मैथ, ठीक है। और आपकी 2 लैंग्वेज होगी, लेकिन दोस्तों लैंग्वेज में अलग है। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा को हमेशा से प्राथमिकता देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो इसमें हिंदी तो आपकी कंपलसरी है, हिंदी को आप चेंज नहीं कर सकते। सीटेट में क्या होता था, आप कोई सी भी 2 भाषाओं का चयन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप हिंदी को चेंज नहीं कर सकते, हिंदी तो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। ये हो गए दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट, टोटल 5 बताए थे, 2 लैंग्वेज थी। जो दोस्तों आपको सेकंड लैंग्वेज लेनी है उसमें आपके पास ऑप्शंस है। आप सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं और उर्दू ले सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको सिलेबस पता चलेगा, CDP, EVS, मैथ, हिंदी, और इनमें से कोई सी सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप ले सकते हैं। और जब CDP की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, EVS की बात करते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ की बात करते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, हिंदी की बात करते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों आपके, 150 नंबर हो गए, और 150 ही आपके क्वेश्चन हो गए, और इसमें 150 ही आपको मिनट मिलेंगे। एक क्वेश्चन को करने में आपको 1 मिनट मिलेगा। टोटल कितने हो गए आपके, 150 मिनट हो गए, और यानी कि आप कितना मान लोगे इसे, 150 मिनट आपके हो गए 2.5 घंटे, ठीक है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा 150 क्वेश्चन करने के लिए, और इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो बिंदास होकर आप चाहे जो उनसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया 150 क्वेश्चन 150 मिनट मिलेंगे, 150 ही नंबर के होंगे, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और जब हम पेपर 2 की बात करते हैं सिलेबस की, तो दोस्तों बिल्कुल जो मैंने आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न बताया बिल्कुल सेम का सेम होगा यही, ठीक है। ये जो आपका ये और जो आपकी 2 लैंग्वेज होती है ये, ठीक है, यहाँ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, CDP आएगा, दोनों में आएगा CDP, इसका थोड़ा सा हाई लेवल होगा। और ये जो अवस्था होती है बाल की, ठीक है, 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की CDP आएगी, या पहले से 5वीं तक क्लास के बच्चों की भी CDP आएगी, ठीक है। वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ 2 लैंग्वेज, एक तो हिंदी आपकी कंपलसरी है, और दूसरी में आप संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश में से कोई सी भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। ये भी आपकी 30 नंबर 30 मार्क्स, 30 नंबर 30 मार्क्स। अब दोस्तों यहाँ पर ना आपको ये बीच वाले पोर्शन जो भी आपका 60 मार्क्स का रह जाता है, इसमें ना आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहे तो क्या ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, और मैथ और साइंस ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सोशल साइंस ले सकते हैं, जिसे हम SST भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर मैथ और साइंस लेते हैं तो मैथ कितनी होगी, 30 नंबर की, और साइंस भी 30 नंबर की, हो गए 60 नंबर, ठीक है। अगर आप SST लेते हैं तो SST पूरी की पूरी 60 नंबर की आएगी। SST में आपके सारी जो सोशल स्टडी के सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, सब कुछ आएगा। और बाकी ये मैथ और इसका साइंस का मैंने आपको बता ही दिया। एरोप्लेन आ गया, ठीक है। तो ये भी कितने हो गए दोस्तों, 30 और ये 60 हो गए। अगर आप मैथ साइंस लेते हैं, बाकी 60 का अलग है, 90 और ये 60, टोटल ये भी हो गए 150 नंबर का। और जो मैंने इसमें आपको ये बताया था बिल्कुल 150 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ आपका यही चलेगा। मार्क्स कितने लाने आपको क्वालिफाई करने के लिए, तो दोस्तों मार्क्स आपको वैसे कोशिश करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार आप मार्क्स ले आए, क्योंकि इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा क्यों इस बार मार्क्स ज़्यादा लाने जरूरी है। CTET की तरह नहीं है बस केवल आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन इस बार आप मार्क्स ज़्यादा लाओगे तो आपको भविष्य में निश्चित रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल आपको मार्क्स लाने क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें आप उत्तीर्ण कर जाओगे, आप किसी भी उत्तर प्रदेश की टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें टेट परीक्षा की डिमांड की गई है। तो 82 नंबर हो गए हमारे किसके लिए, कैटेगरी वालों के लिए, SC ST OBC इत्यादि जिनके पास रिजर्वेशन है, ठीक है, उन्हें 82 नंबर स्कोर करना है, टोटल 150 में से 82 लाने। और जब हम सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो उन्हें 90 मार्क्स लेके आने, ठीक है। अगर इतने मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, बाकी इससे जितने अधिक लाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। बाकी जब इसमें एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट मिनिमम आपसे 21 वर्ष मांगी गई है, मैक्सिमम कोई इसमें आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, आप जितने वर्ष को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि इसमें क्या होता है ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ठीक है। तो जब तक तो हर किसी कैंडिडेट की 21 वर्ष तक आयु हो जाती है, कोई रेयर ही केस होगा जो 20 वर्ष में अपनी ग्रेजुएशन प्लस और जो ये होता है कंप्लीट कर ले, डिप्लोमा या डिग्री शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए, ज़्यादा की कोई समस्या नहीं है। और जब हम इस यूपी टेट के एग्जाम के मोड की बात करते हैं तो ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा, वही पेन पेपर वाला आपका हिसाब रहेगा, वही आपको गोले भरने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या आप जो आपका बहुत बार आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या जो उत्तर प्रदेश से बाहर वाले अभ्यर्थी वो क्या यूपी टेट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में इस तरह का कहीं भी किसी भी रूप में मेंशन नहीं किया गया कि बाहर वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। निश्चित रूप से जो बाहर वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जो उसका आपका एग्ज़ाम सेंटर जाएगा, हालांकि आप संपूर्ण भारत से कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम सेंटर जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम देने आना पड़ेगा वो आपको उत्तर प्रदेश में ही देने आना पड़ेगा। क्योंकि जो आपकी ये टेट परीक्षा ली जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ली जा रही है, तो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा वो भी आपका उत्तर प्रदेश में ही आएगा, उत्तर प्रदेश से बाहर किसी भी हालत में नहीं आएगा, ठीक है। तो दिल्ली वाले वगैरह करेंगे इसमें अप्लाई तो दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद नोएडा वगैरह में आपका ट्रांसफ़र आ जाएगा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर लेना है, ठीक है। इसमें आपको भरना होगा। अब दोस्तों इसमें बाहर वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है तो रिक्रूटमेंट में दोस्तों क्या होता है, रिक्रूटमेंट में ये बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश से बाहर वाले एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सुपर टेट की हम बात करते हैं, तो सुपर टेट में या तो आप मूल निवासी उत्तर प्रदेश के या फिर आपके 5 साल से आप रह रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर तो आप क्वालिफाई कर दोगे इसे, लेकिन जब आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी तो शायद से वहाँ पर आपको समस्या देखने को मिल जाए। और इसमें मैं दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, ये ना थोड़ा परिवर्तनीय होता है। क्या पता भविष्य में जो आपको सुपर टेट या फिर कोई भी पीआरटी या फिर अपर प्राइमरी की आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिले उत्तर प्रदेश में, उसमें बाहर वाले कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर दिया जाए, ठीक है। तो ये परिवर्तनीय होता है, कभी भी इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। बाकी अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो निश्चित रूप से अगर बाहर वालों को एलिजिबल करते हैं तो वो कर ही देंगे। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, यूपी में जो बाहर वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी हाल ही में आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिली होगी, लेकिन ये आपको प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। ये रिक्रूटमेंट आपको एलटी और प्रवक्ता की देखने को मिली है, मतलब 9th और 10th के आप शिक्षक बनेंगे या फिर 11th और 12th के बनेंगे, ठीक है। तो इस रिक्रूटमेंट में तो आपसे यूपी टेट या फिर टेट की किसी भी तरह की डिमांड नहीं की गई, तो इसलिए इसमें कोई भी बाहर से भी जो भी कोई अभ्यर्थी है उत्तर प्रदेश से बाहर का वो भी इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब हम सुपर टेट या फिर अपर प्राइमरी कोई आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है तो उसमें ये सी टेट या फिर यूपी टेट की डिमांड करते हैं आपसे, लेकिन उसमें ये भी क्राइटेरिया डाल देते हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी अगर इसमें कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, आप खुद से समझ पाएंगे कि आपको यूपी टेट भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के मूल निवासी हैं तो। और इसी के चलते मैं बता दूं, जब अब उत्तर प्रदेश से अगर कोई बाहर का अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करता है तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 82 मार्क्स चाहिए। तो रिजर्वेशन कैटेगरी में उसे ही माना जाएगा जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होगा। उत्तर प्रदेश से बाहर वाले जो भी अभ्यर्थी उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो अगर उत्तर प्रदेश से बाहर कोई अभ्यर्थी यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अप्लाई करता है तो वो कोशिश करे 90 मार्क्स लिए, ठीक है, क्योंकि उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है। अगर उसे जनरल कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है तो उसके लिए रूल्स भी वही चलेंगे जो कि एक जनरल कैंडिडेट के लिए होते हैं। बाकी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो उन्हें तो कोई समस्या देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि जिन्होंने NIOS से DLED कर रखा है वो अभ्यर्थी यूपी टेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे हम यूपी टेट की बात करें या फिर किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करें, KVS, NVS, DSSS, ठीक है। अब आपका पंगा कहीं नहीं बैठता। आपका पंगा कहाँ बैठता है, आपका ना जो आपका ट्रेनिंग काल होता है, जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है किसी पर्टिकुलर स्कूल में आपको जाके पढ़ाना होता है, तो वो आपका कट हो जाता है। क्योंकि आप पहले से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जब भी तो आप NIOS से DLED कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, आपकी जो डिग्री होती है ना या फिर सॉरी जो डिप्लोमा होता है 18 मंथ का हो जाता है। और कोई भी रिक्रूटमेंट है टीचिंग पीआरटी की या फिर जब यूपी टेट हो या फिर हम किसी की भी बात करते हैं तो उसमें आपसे 2 साल का मांगा जाता है। 2015 से पहले जिन्होंने कर रखा है उनके लिए तो 1 साल का चल जाएगा, क्योंकि उस दौरान तो सब कुछ 1 साल का ही होता था। आपकी बीएड करें या फिर डाइट, जीबीटी, बीटी सब कुछ 1 साल का होता था। लेकिन 2015 के बाद जब हम 16 की बात करते हैं तो तब से आपका क्या हो गया था, शायद से 2015-16 में ही हुआ था कि 2 साल का कर दिया गया था आपका, ठीक है। तो उस 2 साल में क्या आपसे 2 साल की डिमांड की जाती है। अगर आपका जिस दिन ये वाला मैटर सोल्व हो गया, आपका जो सर्टिफिकेट या फिर जो भी आपको मार्कशीट वगैरह मिलते हैं उस पर 2 साल अगर लिखा जाए,
शायद से दोस्तों इसकी मुझे सटीक जानकारी नहीं है कि अब लिखा आने लगा है नहीं आने लगा, लेकिन जिस दिन ये मैटर सोल्व हो गया तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मत सोचना कि NIOS वालों के लिए अलग से मेंशन किया जाएगा, बस वो DLED वहाँ लिख के रखते हैं, तो उसका मतलब यही है कि जिसके पास 2 वर्षीय होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 वर्षीय ये वाली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई तो निश्चित रूप से आप यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों और क्या आपको यूपी टेट में नए रूल्स या फिर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको बता दूं, जो आपकी यूपी टेट की वैलिडिटी पहले 5 साल की होती थी, अब उसे बढ़ाकर लाइफ टाइम के लिए कर दिया जाएगा, ठीक है। पहले 5 साल की थी, अब बढ़ाकर लाइफ टाइम, जैसे कि सी टेट की वैलिडिटी को कर दिया गया। एक बार यूपी टेट क्वालिफाई कर लो तो आप लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड रहेगा। वो बात अलग है दोस्तों, रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगी, आप ओवर एज हो जाएंगे। ये क्या बोलते हैं, कटु सत्य अलग है, कड़वा सच जिसे बोलते हैं, बाकी इसकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, अभी तक क्या होता था, जैसे कि हम सुपर टेट का मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, तो सुपर टेट में क्या होता था, जो आपके मार्क्स होते थे ना, जो आप सुपर टेट का एग्जाम देते थे, वो 60% होता था। टोटल 100% होता है ना, टोटल 100% होता है, 100% में से 60% आपके सुपर टेट के मार्क्स होते थे। और बाकी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती थी, जैसे 10th हो गए, 12th हो गए, इसके आधार पर आपके 10% मार्क्स करके 100% बनते थे, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब क्या होगा, जो 100 नंबर का होगा ना, इसमें से 75 नंबर का तो हो जाएगा आपका सुपर टेट का, 75% हो जाएगा आपका सुपर टेट का। जो भी वेटेज देखी जाएगी, वैल्यू देखी जाएगी, वो 75% सुपर टेट की, बाकी जो 25% देखा जाएगा वो देखा जाएगा यूपी टेट में आपने कितने मार्क्स प्राप्त करें। तो इसलिए मैं बोल रहा था, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की तरफ से जो टेट परीक्षा ली जाती है पेपर 1 या फिर पेपर 2 के लिए, अगर उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करेंगे तो जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जिसे जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 25% इसके मार्क्स देखने को मिल जाएंगे आपके यूपी टेट के, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर करना, कोशिश करना दोस्तों। 150 में से 130 प्लस लिया है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको 100 प्लस तो लाने ही लाने होंगे। अब यहाँ ये मत सोचना कि भाई मैं कैटेगरी से हूँ तो मैं 82 में पास हो जाऊँगा, ये दोस्तों मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेहनत तो सबको ही करनी होगी ना, तो आपको और भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा अगर आप 100 प्लस मार्क्स ले आएंगे जो कैटेगरी वाले। बाकी जनरल को तो दोस्तों इससे नीचे नहीं जाना, पूरी मेहनत करना, कोई समस्या नहीं। हर साल में एक बार आपसे ले लिया जाता है यूपी टेट का एग्जाम। इस साल कोविड-19 के चलते समस्या हो गई, तो वो तो हर जगह आपको देखने को मिली है। सी टेट खुद इस बार समस्या में पड़ गया। बाकी दोस्तों जब हम यूपी टेट के लेवल की बात करते हैं तो ऐसे कहा जा रहा है कि यूपी टेट के लेवल को थोड़ा सा हाई करा जाएगा। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो जब एग्जाम दोगे तो जब आपका दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में आपको यूपी टेट से संबंधित इतनी जानकारी देनी थी, लगभग A to Z मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इस वीडियो को फटाफट से तो लाइक आप कर ही दो। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो ये हमारा चैनल है केवल शिक्षकों के लिए, ये चाहे हम वर्तमान शिक्षकों की बात करें या फिर हम भावी शिक्षकों की बात करें, बिल्कुल दोस्तों पूरा का पूरा चैनल शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो निश्चित रूप से आपको हमारे एसकाशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।